प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो हमारा वाणिज्यिक गणित का जो चैप्टर है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखा था। उसके पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज के बारे में भी देखा था और इन दोनों का अंतर भी देखा था कि इसमें और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है और कितने मूल्य का जो है एक छोटा सा उदाहरण लेके अंतर देखा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मिश्रधन भी देखा था कि मिश्रधन कैसे निकालते हैं, और हम लोगों ने चक्रवृद्धि मिश्रधन के बारे में भी देखा था। उसके पहले इसी चैप्टर में वाणिज्य गणित में आपको याद होगा हम लोगों ने समानुपात देखा था, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, बाह्य पद या मध्य पद भी देखा था कि कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं, और फिर इसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज प्रतिशत भी देखा था, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसी चैप्टर में हम लोगों ने लाभ हानि भी देखा था। लाभ हानि भी आप देख सकते हो। लाभ हानि हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस भी देखा था, उसके फॉर्मूले भी देखे थे। फिर हम लोगों ने साधारण ब्याज और फिर अपना पिछला वाला वीडियो। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने इस वाणिज्य गणित वाले अपने चैप्टर में देखा है। उसकी एक्सरसाइजेज भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई थी, तो जिन लोगों ने कर ली है वो लोग जो है व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क शेयर कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं की है वो लोग अपना होमवर्क करते रहें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है और टॉपिक्स हमारे सेलेक्टेड हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, फॉर्मूले याद करने में उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में केवल हमारा एक ही टॉपिक बचता है, जो कि है कर या टैक्स। हिंदी में उसको कर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स में भी आप लोगों ने अमूमन या यूजुअली सुना होगा कि हम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो किसी भी तरह के एम्प्लॉई हों तो उनको टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, या फिर हम लोग जब बाज़ार में जाते हैं तो भी हमें टैक्स भरना पड़ता है। उसका दूसरा नाम बदल के अभी जीएसटी हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग कर के बारे में भी देखेंगे कि कर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो कर का मतलब एक ऐसा अमाउंट बोल सकते हैं आप, एक ऐसा जो है रकम बोल सकते हैं, या उसको आप धन बोल सकते हैं, एक ऐसी राशि बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी वस्तु पे या फिर आपका किसी भी जो आपकी अर्निंग है, एक लिमिटेड अर्निंग या जो आपकी आय है, एक निश्चित आय से अधिक यदि आप कमाते हैं तो उस पर जो भी जो एक्स्ट्रा आय है, आपकी अतिरिक्त आय है, उस पर जो है सरकार को कर या टैक्स चाहिए होता है। ठीक है, उन्होंने उसके जो मापन है वो मापन जो है ऑलरेडी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो उस तरीके के, और वो हमें हर महीने या मंथली रूप में वो कटवानी होती है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। बिजनेसमैन का तरीका अलग होता है, बिजनेस में उनकी जो आय है उसके हिसाब से कटती है। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा क्या होता है, ये होता है कर। फिर हम देखेंगे कर के प्रकार। ठीक है, तो हमारे 2-3 तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा जीएसटी। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि कोई भी एक आदमी अपनी आय पे सरकार को डायरेक्टली जो टैक्स या कर जो है प्रदान करता है या उसका निर्वहन करता है,
जो सरकार को देता है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट में ऐसा है कि आप सीधे सीधे सरकार को कोई एक राशि या धनराशि है वो नहीं देते हैं एज अ टैक्स या कर। वो किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी क्रय के आधार पे वो आपको टैक्स जो है सरकार आपसे लेती है। ठीक है। और जो तीसरा जीएसटी होता है वो आपकी जैसे बाज़ार की ख़रीदारी है, या फिर आपका जो सेल्स की चीज़ें हैं, या फिर आपका जो है किसी भी तरह की लग्जरी सुविधाओं से रिलेटेड जो भी सामान है उन पे, तो इन सारी चीज़ों पे जीएसटी लगता है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट जो आपका टैक्स है वो क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है वो जो है डायरेक्टली सरकार को उसका जो भी आय है उसके अकॉर्डिंग, उसकी स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनता है तो वो हर महीने उसको देना पड़ता है। ठीक है। मतलब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि इसमें 4-5 स्लैब बनाए गए हैं। तो पहला स्लैब है कि मान लीजिए आपका कि 0 रुपये से लेके और यदि 2.5 लाख तक, ये आपका 2.5 लाख है। ठीक है। तो जो आपका टैक्स होगा वो 0 होगा, 0%। यदि मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से कितनी है, लगभग 5 लाख तक, तो जो आपका टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा। ये स्लैब भी अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये सरकार की तरफ से दी हुई सुविधाएं होती हैं। ठीक है। तो अभी के लिए जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 5 लाख तक 5% टैक्स देना होता है। ठीक है। और ऐसे ही यदि 5 लाख से आगे जो 10 लाख है वहाँ तक 20% देना होता है। और इससे जो ज़्यादा होता है 10,000 प्लस तक, तो उसमें सीधा सीधा अपनी आय का 30% जो है कर, जिसको बोलते हैं टैक्स, वो सरकार को देना होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस एक्चुअली ये करों से, ये कर से हमारा जो अमाउंट है या हमारी जो राशि है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए है। ठीक है। साल की। ठीक है। तो यदि अभी इसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग जो है 5% टैक्स उसका लगेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि 1.5 लाख तक की छूट भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, उसको आप क्या कर सकते हैं, वो आप निवेश में खर्च कर सकते हैं। ठीक है। निवेश है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं वैसे तो। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में खर्च कर सकते हैं, तो जो कि आपके भविष्य के लिए वो धनराशि उपयोग में आएगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, तो उसके ऊपर हम आगे कभी जब भी रिवीजन भी होगा तब भी बात कर सकते हैं, और आगे भी कभी क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा तो उस पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, लेकिन क्या ये हमें 5% पूरा देना होगा? अभी नहीं देना होगा, क्योंकि 1.5 लाख की हमें इसमें छूट है। तो मैं यदि 5 लाख में से यदि 1.5 लाख घटाऊँगा तो मेरा कितना बचा, 3.5 लाख। और यदि आप देखो तो यहाँ 2.5 लाख तक में वैसे भी छूट है। ठीक है। तो जो टैक्स लगेगा वो कितने अमाउंट पे लगेगा, वो लगेगा केवल 1 लाख रुपए पे। तो 1 लाख रुपए पे लेट्स सपोज मैंने मान लिया 5% लगेगा। ठीक है।
तो यदि मैं 1 लाख पे 5% इसका निकालूँ तो कितना निकलेगा प्रतिशत का हम लोग देखेंगे तो 10,000 तो हो गया हमारा 10%। तो हमारा 5,000 जो रुपये हुआ ये 5% हुआ, जो कि हमें सरकार को वार्षिक कर के रूप में देना होगा यदि हमारी जो इनकम है कितना लगभग 5 लाख है तो। ठीक है। अब इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई एक ऐसा उत्पाद खरीदा, ठीक है, जो कि सर्विस टैक्स भी जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके का जो कर होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष रूप से जो कर होता है उसमें आता है। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका जीएसटी। तो जीएसटी का भी यदि मैं एग्जांपल लूँ तो जीएसटी में क्या है, जीएसटी की वजह से उसका भी एक अलग अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं। तो जीएसटी स्लैब्स जिसको बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5% है, 12% है, ठीक है, 18% है। तो मैक्सिमम अभी 18% चल रही है, उसके पहले जो है 28% भी थी, ठीक है। जैसे आप बहुत लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं, मान लीजिए लग्जरी होटल में स्टे करते हैं, लग्जरी रेस्टोरेंटों में खाना खाते हैं, तो वहाँ पे जो आपका हाईएस्ट टैक्स है जीएसटी जिसको बोलते हैं वो लगेगा। क्योंकि आपका यदि एक तरीके से आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारा गुड्स भी अच्छा है, मतलब जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वस्तु या जगह या संबंधित चीज़, तो वो आपकी एक उच्चतम क्वालिटी की है, ठीक है, अच्छे गुणवत्ता वाली है। और दूसरा उसके आधार पे जो आपको सर्विसेज और फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो वो भी जो है लग्जरी में काउंट होती है, क्योंकि वो सामान्य ज़िंदगी में निर्वहन करने के लिए आवश्यकता नहीं है उनकी, तो उन सबको लग्जरी बोला जाता है, ठीक है। तो यदि मैं अभी जैसे एक एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट में लेट सपोज आपने 5,000 का खाना खाया और जो वहाँ पे जीएसटी लगती है वो आपका 12% लगती है। जीएसटी में भी आपका 2 हिस्से होते हैं, एक तो सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। ये आपका सेंट्रल यानी कि केंद्र के लिए होता है, केंद्र सरकार के लिए, ठीक है, और ये आपका राज्य सरकार के लिए। तो यदि मान लीजिए कि 12% यदि जीएसटी उस होटल में लग रही है तो 6% आपका सीजीएसटी लगेगी और 6% आपका एसजीएसटी लगेगी, ठीक है। वो ये एक इंटरनल ये तरीका है, आपसे तो या जो भी कस्टमर है उससे तो डायरेक्ट केवल 12% ही ली जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों को टुकड़े होकर 2 अलग अलग अकाउंट्स में जाती है। तो अच्छा, तो अभी हमने क्या किया कि 5,000 हमारा जो बिल बना है, तो अब हमें क्या करना होगा, 5,000 का 12% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने 5,000 का यदि मैं 12% निकाल लूँ तो ले सपोज ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो आप ये 2 से 2 काट लो और ये 12 पंचे 60, ठीक है, और ये लगभग 600 रुपये के आसपास ये हो जाएगा। या फिर आप सीधा सीधा भी कर सकते हो कि 10% निकाल लो तो कितना हो जाएगा 5,000 का, 5,000 का जो 10% है वो कितना हो गया 500 रुपये, ठीक है। और 5,000 का जो 2% है, अब ये इसका भी जो है 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा तो कितना बचा 100 रुपये, ठीक है।
तो टोटल यदि आप देखोगे तो कैसा कितना आ गया 600 रुपये, वही जो ये हमने निकाला है। ठीक है, तो ऐसे अच्छा, तो ये जो 600 रुपये हैं ये हमें एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 5000 का बनाया है तो ये 600 रुपये हमें एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो लगभग हमारा जो फाइनल बिल होगा वो कितने का होगा, 5600 रुपये का होगा। ठीक है, जिसमें 600 रुपये आपका सरकार को एज अ GST जाएंगे और 5000 का तो आपका ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए खाने पीने का है रेस्टोरेंट में तो उसका बिल है। उसमें 300 रुपये आपका केंद्र सरकार को जाएगा और 300 रुपये आपका राज्य सरकार को। तो ये तो आपका करों के बारे में है कि कर क्या होता है, कर कितने होते हैं या किस तरीके से होते हैं। कर के ऊपर एक अलग से चैप्टर भी हमारे आगे की क्लासों में हमें मिलेंगे। तो करों के बारे में हमने देखा, GST के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा हम आप लोगों को जो है इसमें एक्सरसाइज जो रहेगी इसकी वो शेयर करेंगे, तो आप लोग उसको हल कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरण। तो तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।